दोस्तों, किसी ने मुझसे ये प्रश्न बहुत बार लगातार हर वीडियो के कमेंट में पूछा है, तो मैं आज स्पेशली इस पर वीडियो बना रहा हूँ। देरी से शादी, लेट 30s में शादी। दोस्तों, एक बात का ध्यान रखना, 20s में शादी और 30s में शादी, ये शादी के बिल्कुल अलग अलग वर्जन हैं। इनकी नींव अलग है, इनकी इमारत अलग है, इनका तरीका अलग है, तो इनको अलग नज़रिए से देखना बहुत ज़रूरी है। शादी तो शादी नहीं। लोग सोचते हैं कि 36, 37, 38 में शादी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि हमारी उम्र बढ़ गई है। गलत। इस उम्र में शादी करना इसलिए मुश्किल है क्योंकि आपने पिछले 10, 15, 20 मैच्योर वर्ष, जब आप मैच्योर हो चुके थे, अपने साथ बिताए हैं। एक जीवन बनाने में बिताए हैं जो आपके लिए सही काम कर रहा है, जिसमें आप फिट बैठ रहे हो, जिसकी आपको आदत लग गई है। और शादी आपसे अपेक्षा रखती है कि आप अपनी पूरी लाइफ को रीडिज़ाइन करो। तो जितना पक्की आपकी आदत, उतना मुश्किल उसे छोड़ना। तो इस उम्र तक आते आते लोग ना थोड़े से रिजिड हो जाते हैं, उनका स्वभाव अकड़ जाता है अपनी सहूलियतों के लिए, पर्सनल रिक्वायरमेंट्स के लिए। तो लोग शायद आदी हो जाते हैं अपनी प्राइवेसी के, अपने रूटीन के, अपनी आदतों के, स्लीपिंग हैबिट, साफ सफाई, रहन सहन, तौर तरीके, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पैसा कैसे खर्च करना है, छुट्टी कैसे बितानी है, ये सब चीज़ें पक जाती हैं। मैंने ऐसी शादियां देखी हैं जो लेट 30s में हुई, जहाँ दोनों पार्टनर बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, पर वो शादी फाइनेंशियल इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से टूट गई। क्यों? एक को जीना था लेविश लाइफस्टाइल, कमाना था, उड़ाना था, जी भर के जी लेना था, उसका पैसा जोड़ने में कोई विश्वास नहीं था। और दूसरे पार्टनर को अपने जीवन में एक एक पैसा बचाना था ताकि कभी कोई परेशानी ना आए, कोई कमी ना हो, जीवन चलता रहे। इसी से दोनों के झगड़े चालू हो गए और बढ़ते चले गए। पर लेट 30s की शादी का पॉजिटिव साइड भी है। लोग कम से कम खुद को पहचानने तो लगते हैं कि मैं जीवन से चाहता क्या हूं, मुझे कौन सी चीज बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, मैं इमोशनली कैसा इंसान हूं, मैं किन किन बातों से चिढ़ जाता हूं या गुस्सा खा जाता हूं, मैं गुस्से में कैसे रिएक्शंस दे जाता हूं, मेरे करियर का डायरेक्शन क्या है, मेरे फाइनेंशियल हैबिट्स क्या है, मुझे बच्चे चाहिए नहीं चाहिए। कम से कम वो खुद को पढ़ना तो सीख गए हैं। जो इंसान खुद ही को नहीं जानता, वो दूसरे को कैसे समझा पाएगा मैं क्या हूं? उसे आगे जाकर शौक लगेगा, अरे ये चीज तो मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, पहले तो सोचा नहीं। हो सकता है इस क्लैरिटी की वजह से ऑप्शन कम बच जाए, पर आपको शादी के बाद बड़े बड़े सरप्राइजेस कम मिलेंगे, या शौक कह सकते हैं। अब तक आप शायद समझ गए होंगे कि मैरिज इन लेट 30s इज अ मिक्स्ड बैग। कुछ पॉजिटिव्स हैं, कुछ नेगेटिव्स हैं, पर ये नेगेटिव नहीं है, ये लोगों की गलत फहमी है। ये तो रिसर्चेस समझाती हैं। शादी पर जो भी रिसर्चेस हुई हैं, आप पढ़ा करो कि लंबे समय तक एक शादी की जो क्वालिटी होती है, जो कैसी चलती है, वो किस उम्र में शादी हुई है उससे ज़्यादा निर्भर करता है आपसी बातचीत में, कम्युनिकेशन में, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन में, कमिटमेंट से, खुल के बोलने से, अपनी शेयर्ड वैल्यूज बनाने में मिलकर। उम्र कुछ प्रैक्टिकल चीज़ों पे इन्फ्लुएंस करती है, जैसे फर्टिलिटी हो गई, आदतें हो गई, पर ये शादी के लिए एक सबसे ज़रूरी चीज़ नहीं है। तो 40 साल का होना एक अच्छी शादी निभाने की आपकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठाता। सॉरी, यू कैन बी अ बेटर हस्बैंड और वाइफ एट 40 देन मोस्ट पीपल इन देयर 20s। ज़्यादातर शादी टूटती है इमोशनल इमेच्योरिटी से, भयंकर ईगो से कि झगड़े को ख़त्म ही नहीं कर पा रहे, बचपने से। एक बात का ध्यान रखना, जब आप लेट 30s में शादी कर रहे हो, वो आपको अपने माता पिता की तरह नहीं समझेगा। उसे एक और माता पिता नहीं चाहिए, उसे सहारे की ज़रूरत नहीं है, गार्जियन की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने अपने दम पर पिछले बहुत मैच्योर साल बिताए हैं, बहुत कुछ सहा है, झेला है, संभाला है। उन्हें वो एक सेफ कंधा चाहिए, एक सेफ गोद चाहिए, जहाँ पर वो जो हैं वो बनकर रह सके, जहाँ पर वो अपना दिल खोल सके बिना जजमेंट के, डर के। आपको अपने कम्युनिकेशन पर, आपस के कम्युनिकेशन पर ध्यान देना होगा। और बातचीत ये नहीं कि तुमने ये क्यों करा, ये नहीं होना चाहिए था। कम्युनिकेशन ये है कि आप उनसे पूछो, मुझे समझाओ
कि ये चीज़ तुम्हारे लिए इतनी मैटर क्यों करती है। मुझे समझाओ कि तुम्हारे बिहेवियर में ये विकृति क्यों है, ये आदत क्यों है। बहुत ज़रूरी है कि आप दूसरे इंसान की लाइफ स्टोरी को पढ़ो एक ऑटोबायोग्राफी की तरह। उनके स्वभाव का, उनके व्यवहार का कारण जानो। क्या हुआ था उनके साथ अच्छा जो उनके अंदर ये अच्छाई आई है, क्या हुआ था उनके साथ बुरा उनके अंदर जो ये बुराई आई है, क्या हुआ था जो ये इनसिक्योरिटी आई है, क्या हुआ था जो उन्होंने ये आदत डाली है। प्रेम भाव से, रेजिस्टेंस से नहीं, समझने के भाव से पढ़ो। बजाय ये कहने कि तुम तो बहुत अड़ियल हो, अड़ी जाते हो, उनसे पूछो कि क्या हुआ था तुम्हारे जीवन में ऐसा कि तुमने चीज़ों पर बहुत ज़्यादा अड़ना सीख लिया, फिक्स होना सीख लिया। सिर्फ हल्की सी टोन बदलने से पूरा एटमॉस्फेयर चेंज हो जाता है, पूरा कम्युनिकेशन चेंज हो जाता है, नेगेटिविटी, अग्रेशन चले जाता है। लोग अपने बिहेवियर को ज़रूर डिफेंड करेंगे, सही बताएंगे, पर जहाँ बात कहानी पर आ गई वो तुम्हें एक एक कारण समझा देंगे। और जब तुम्हें उस बिहेवियर की, उस आदत के पीछे की कहानी पता चल गई, तुम भी उन्हें और प्यार से और शिद्दत से अपना पाओगे। कई लोग बहुत कंजूस होते हैं, अच्छा कमा रहे हैं, पति पत्नी भी अच्छा कमा रहे हैं, तो भी बहुत कंजूस है, एक एक रुपया बचाते हैं। हो सकता है वो इसलिए कंजूस हों, बचपन में उनके स्कूल की फ़ीस कई बार ना जा पाई हो, पूरी क्लास के सामने बार बार ह्यूमिलिएशन झेला हो, वो पैसों को लेके बहुत इनसिक्योर हो गए हो, डर गए हो, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ के रखना चाहते हैं ताकि वो नौबत ना आए जो नहीं आनी, पर दिमाग में बचपन का वो डर बैठा हुआ है। वो पैसे को नहीं बचा रहे, वो उस मासूम बच्चे को बचा रहे हैं जो कभी बहुत रोया था, बहुत शर्मिंदा हुआ था। अब बताओ, अगर तुम्हारा पति या पत्नी कंजूस है और ये कारण है, समझोगे ना, करुणा पैदा होगी ना, वरना जज करते रहते। शादी के लिए जाते हैं, पता ही नहीं क्या सवाल पूछना है, उल्टे सीधे सवाल पूछेंगे। पहाड़ पसंद है, समुद्र पसंद है, छुट्टी में सोना पसंद है, घूमना पसंद है, कुछ ज़रूरी प्रश्न बता रहा हूँ वो पूछो ना। खासकर लेट 30s में अगर आप शादी कर रहे हो तो वो कौन सी चीज़ें हैं जिनके लिए आप कभी भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, चाहे वो आपकी लाइफस्टाइल के लिए हो, चाहे वो आपके पार्टनर के अंदर कोई गुण हो, क्वालिटी हो, आदत हो। अपना भी बताओ। लोगों से उनके गुस्से के बारे में पूछो, गुस्से में आप कैसे हो जाते हो, प्रेम से पूछो, ऑनेस्टली पूछो, आपका कैसा रिएक्शन आता है, क्या आप खुद को कंट्रोल कर पाते हो या दूसरे को कंट्रोल करना पड़ता है, क्या आप बात को खींचते हो या उसी समय ख़त्म कर देते हो। सिर्फ इस एक प्रश्न को ना पूछने की वजह से मैंने शादियां टूटती देखी। जब आप गुस्से में होते हो, आप दूसरे से क्या अपेक्षा रखते हो, आपके फाइनेंशियल गोल्स क्या हैं जीवन में। अगर आपके पार्टनर के माता पिता को आपके फाइनेंसेस की, आप दोनों के फाइनेंसेस की ज़रूरत पड़ने लगे, आपके सपोर्ट की ज़रूरत पड़ने लगे, तो आप कैसे रिएक्ट करोगे। वो कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको डिसरिस्पेक्टेड फील कराती हैं, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती। हर इंसान को अपनी स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट्स, स्ट्रिक्ट हैबिट्स मेंशन करने चाहिए। जैसे कि कोई इंसान स्मोक करता है, मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। छुट्टी के दिन मुझे सिर्फ सोना पसंद है, मैं ज़्यादा घूम फिर नहीं सकती। मेरे माता पिता को मेरी ज़रूरत है, उनकी तबीयत ऐसी नहीं है कि वो खुद को संभाल पाए, मुझे हमेशा उनके साथ खड़ा रहना, उनकी सेवा करनी है। नो इफ्स एंड बट्स। मैं ये शहर छोड़ के दूसरे शहर में कभी नहीं जा सकता। मैं आज ये काम कर रहा हूँ, आज नौकरी कर रहा हूँ, पर मुझे फ्यूचर में बिजनेस करना है, रिस्क लेना है, डिस्कम्फर्ट भी होगा। मैं चाहूँगा मेरा पार्टनर मुझे सपोर्ट करे उस समय में। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बच्चे चाहिए, नहीं चाहिए, कब चाहिए, कितने चाहिए। सालों की मिसअंडरस्टैंडिंग को ये ऑनेस्ट कॉन्वर्सेशन बचा सकती है। अब बात करते हैं एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की, जो है हैबिट्स और लाइफस्टाइल, आदतें, जीवन जीने का तरीका। एक उम्र के बाद लोग कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, वो फिक्स हो चुके होते हैं। वो सालों से एसी को 24 पे चलाते आ रही है, इससे कम में ठंड लगती है। वो सालों से वीकेंड्स पर सिर्फ क्रिकेट खेलता है, वही उसको अच्छा लगता है। अब दूसरा इंसान आपके जीवन में आ गया, एसी का टेम्परेचर भी बदल सकता है, वीकेंड्स भी बदल सकते हैं, उसका भी मन रखना होगा। अब आपकी जो आदतें चली आ रही थी सालों से, जिनको रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, हर आदत पे, हर बात पे आपको नेगोशिएट करना पड़ेगा, डिस्कशन करना पड़ेगा, बुरा तो लगेगा। इस पर मैं आपको सलाह देता हूँ, हर ऐसे एस्पेक्ट को, ऐसी चीज़ को एक कॉमन पूल में रखो। खासकर जहाँ उन फैसलों में जहाँ पर आप दोनों के बिल्कुल एक्सट्रीम व्यूज़ हो, आपका ओपिनियन X, उनका ओपिनियन Y, दोनों को मिला दिया। अब एक ऐसे रिजल्ट पर पहुँचना है जहाँ पर आप दोनों की मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मीट हो रही हैं।
उस फैसले को लेकर, और जिसके लिए वो फैसला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसकी डीप रिक्वायरमेंट्स में फिट बैठता है, उसको थोड़ी सी एक्स्ट्रा लीवरेज देती है। एग्जाम्पल देते हैं, घर में फर्नीचर सेट करना है, एक पार्टनर है, शौक उसको भी है फर्नीचर का, पर ऐसी कोई स्ट्रिक्ट रिक्वायरमेंट नहीं है, पर उसका भी मन है मेरे हिसाब से हो, दूसरे पार्टनर का भी मन है मेरे हिसाब से हो, पर उसका बचपन से एक सर्टेन तरीके की अलमारी लगाने का, एक सर्टेन तरीके की डेकोरेशन करने का सपना था, वो दिल से ये चीज़ करना चाहता था। तो उस एक चीज़ में उसकी सुन लो, बाकी थोड़ा बहुत अपनी मर्जी का कर लो। एक इंसान को वीकेंड्स में क्रिकेट खेलने का बहुत शौक है, सालों से खेलता है, वही उसका मोटिवेशन है, तो उसको बिल्कुल रोक दोगे वो डिमोटिवेटेड हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो जाएगा। कुछ टाइमिंग्स फिक्स कर लो, सैटरडे शाम मेरे नाम, कोई बर्थडे है, ओकेजन है मेरे नाम, वीकेंड्स पे सुबह का मैच तुम्हारे लिए छोड़ दिया, खेलो आराम से, उसके बाद आके 2 घंटे सोकर शाम मेरे नाम, हो गई बात सॉल्व, नहीं बढ़ी आगे। हर इंसान के लिए 5-7 चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन नेगोशिएबल होती हैं। अपने पार्टनर में जल्दी से जल्दी आपको ये ढूंढनी है। शादी के बाद जो गेम होते हैं ना, अंगूठी ढूंढना, ये ढूंढना, सबसे बड़ा गेम ये है। समझ जाओ कि क्या चीज़ वो बिल्कुल नहीं छोड़ सकता। जैसे किसी एक इंसान के लिए अपने माता पिता को छोड़ना नामुमकिन है, उसको उनकी सेवा करनी करनी है। किसी इंसान को फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी चाहिए ही चाहिए। किसी को डेली लव्ड फील होना है, आप उसको इग्नोर नहीं कर सकते, अपना दिन आइसोलेशन में या ओमनी प्रेजेंस में नहीं बिता सकते, उसको अफेक्शन फील कराना ही है। यहाँ मैं सेक्स की बात नहीं कर रहा, हग करने की, उनसे उनका दिन पूछने की, माथे पर एक किस करने की, ऐसी नॉर्मल चीज़ों की बात कर रहा हूँ। कुछ के लिए उनके रिलीजियस बिलीव्स बहुत स्ट्रांग होते हैं, वो उनको नहीं त्यागना चाहते। अगर पहले से आपको पता चल जाएंगे तो आप उनकी दुखती रग पर हाथ नहीं रखोगे, उनके इमोशनल ट्रिगर्स पर हाथ नहीं रखोगे। कॉन्फ्लिक्ट्स को, मनमुटाव को, लड़ाइयों को, उलझनों को हैंडल करना, इसका हल मैं आपको दूंगा, पर उससे पहले एक पजल आपको मेरे लिए सॉल्व करनी है, एक पहेली हल करनी है। 2 लोगों की लेट 30s में शादी हुई। एक पार्टनर को सालों से आदत है लाइट खोलकर सोने की, वो टीवी को भी ऑन रखते हैं ताकि उन्हें अकेलापन ना महसूस हो, डार्कनेस ना महसूस हो, सब ऑफ करके अंधेरे में वो अनसेफ महसूस करते हैं। जो दूसरा पार्टनर है उसको अंधेरे की आदत है, रात को अंधेरा चाहिए ही चाहिए सोने के लिए। ज़रा सी भी आवाज़ होगी तो वो एकदम से हड़बड़ा के उठ जाएंगे, दिमाग हाइपर एक्टिव है। इसका हल क्या है, क्या किया जाए, बताओ, सोच कर बताओ। आपको अपने पार्टनर के रीजंस को, उस आदत के पीछे के कारण को सम्मान देना है और समझना है, तब जाके एक बीच का रास्ता निकल पाएगा। वो डर जाते हैं, उनको घबराहट हो जाती है, इसलिए सब जला जलू के सोते हैं। जिसको लाइट की आदत है, बेड के उसके वाली साइड पे एक छोटा सा लैंप लगा दो, जिसकी रोशनी आसानी से उसको पार ना कर पाए। टीवी को म्यूट करके कम ब्राइटनेस पे चालू रख दो, और अगर दूसरे को बिल्कुल ही लाइट बर्दाश्त नहीं है तो आई मास्क पहन ले, प्रॉब्लम सॉल्व्ड। या फिर दोनों में से एक की आदत किसी ज़बरदस्त ट्रॉमा की वजह से पकी हुई है तो उसको थोड़ा सा एक्स्ट्रा लीवरेज दे दो, चल कोई बात नहीं। हो सकता है तुम एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हो, पूरे जीवन फाइनेंसिस के लिए संघर्ष कराओ, पैसे के लिए संघर्ष कराओ, पर इसका ये मतलब नहीं कि तुम्हारा पार्टनर भी 1-1 रुपए के लिए संघर्ष करे, कंजूस बनकर जिए, अपने ऊपर पैसा ना लगाए। जीवन तो तुम्हें भी एक मिला है, उसको भी एक मिला है। हो सकता है उन्हें एक लाइफस्टाइल की आदत हो बचपन से, उसके बिना उन्हें जीवन अधूरा लगता हो सकता है उन्होंने भी बहुत संघर्ष करे और वो चाहते हो कि इस जीवन को मैं बेस्ट जीऊं। अगर आप प्रेम भाव और सही इंटेंट से लोगों की प्रॉब्लम समझोगे ना, हैबिट समझोगे, तभी आप एक मध्य रास्ता निकाल पाओगे, मिडवे निकाल पाओगे। तो इसका मिडवे क्या है? रिटायरमेंट के लिए एक अच्छा खासा कॉर्पस दोनों मिलकर तैयार करो। हर ऐरी गहरी चीज़ अवेलेबल है इसलिए नहीं खरीद रहे, पर जो भी खरीद रहे हो, जो ज़रूरत की चीज़ें अच्छी क्वालिटी की खरीद रहे हो। कुछ पैसा जोड़ने के बाद कुछ अमाउंट हर महीने सिर्फ खर्च करने के लिए, अपने ऊपर उड़ाने के लिए भी रख रहे हो। वो कमाई के ऊपर डिपेंड करता है, उसमें कोई प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, वो सिर्फ खर्च करना है। हो गया सेटलमेंट। अब बात करते हैं रोमांस की, सेक्स की, सेक्सुअल लाइफ की, रोमांटिक लाइफ की। यहाँ लेट 30s में कहीं ना कहीं कुछ केसेस में इशू आता है। तो रोमांटिक और सेक्सुअल रिलेशनशिप में आपको पेशेंट होना पड़ेगा।
कूद के नहीं पड़ना दूसरे पर। कुछ लोग लेट 30s में मूडी हो जाते हैं, वो मूड से ही एंगेज कर पाते हैं, अगर मूड नहीं है नहीं एंगेज कर पाएंगे। कुछ लोग ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं पहले से, कुछ लोग कम एक्साइटेड हो जाते हैं पहले से। जीवन की परिस्थितियों का, जेनेटिक्स का, इन सब का आपके हार्मोन्स पर प्रभाव पड़ता है। दूसरे इंसान के मूड का रिस्पेक्ट करो, एग्जॉस्शन का, स्ट्रेस लेवल्स का रिस्पेक्ट करो। उनको समय दो अपना बेस्ट साइड आगे लाने के लिए। कोई मेडिकल इशू आ रहा है लड़के के साथ, लड़की के साथ, उसको भी बहुत पेशेंटली हैंडल करना है। अब आप उनके लिए जिम्मेदार हो, उनके साथ खड़े हो, रिस्पेक्टिव ऑफ ये चीज़ें, सेक्स, सेक्सुअल लाइफ, हार्मोन्स, इनसे बहुत ऊपर है आपका रिश्ता। अगर आपका रिश्ता इतना सुपरफिशियल, इतना सतही है कि वो सिर्फ सेक्स पर निर्भर करता है, तो उसके लिए शादी की कोई ज़रूरत नहीं है। उनके लिए डिपेंडेबल बनो, सेफ हैंड बनो, सपोर्टर बनो। हर प्रॉब्लम को लेके रिश्ते पर क्वेश्चन मार्क खड़ा नहीं होना चाहिए, वरना उनका तनाव और बढ़ जाएगा। मेरे पास कुछ लोग ऐसे आए हैं जिनका रिश्ता सिर्फ इसलिए टूट गया क्योंकि हस्बैंड 1 या 2 बार परफॉर्म नहीं कर पाया शुरुआत में। लड़की वापस चली गई, क्लेम्स डाल दिए, और बाद में पता चलता है कि कोई कारण ही नहीं था, कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी, बल्कि पार्टनर की इस हरकत ने उस इंसान को और स्ट्रेस में डाल दिया। इस वजह से उसका परफॉर्मेंस और ख़राब हो गया। ऐसे ही एक लड़की को फर्टिलिटी इश्यूज़ आ रहे थे। बजाय मेडिकल हेल्प लेने के, उसको सपोर्ट करने के, उसको दिखाने के कि मैं तेरे साथ खड़ा हूँ, वो लड़का पागल हो गया। उसके घर वालों को बुला लिया, उसके घर में बात फैला दी, अपने घर में बात फैला दी, शादी में प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया। जब टेम्परेरी डिफ़िकल्टीज़ को लोग बहुत बड़ा चढ़ाकर देखते हैं, रिएक्शंस देते हैं ना, शादी के रिश्ते में डिस्टेंस आ ही जाता है। दोस्तों, लेट 30s में आकर फीमेल फर्टिलिटी कम होती है, मेल फर्टिलिटी भी अफेक्ट होती है, पर शायद थोड़ा सा और ग्रेजुअली, केस टू केस डिपेंड करता है। प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेशंस के, एबनॉर्मेलिटीज़ के चांसेस थोड़े से बढ़ जाते हैं। लेकिन ये इशू ऐसा नहीं है कि इसका कोई हल ना हो। अगर आप लेट शादी कर रहे हो तो आपको बस थोड़ा सा प्रोएक्टिव रहना है। मेडिकल असिस्टेंस में एक अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाओ, वो आपके बहुत सारे टेस्ट कराएंगे, पर वो ज़रूरी होंगे। छोटे छोटे जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज़ के भी टेस्ट कराएंगे, सब करवाओ, डिसिप्लिन रहो। फर्टिलिटी ट्रीटमेंट्स भी बहुत सारे आ गए हैं आजकल। फर्टिलिटी इशू है तो योगा स्टार्ट करो, एक्सरसाइजेस स्टार्ट करो, प्राणायाम स्टार्ट करो, नेचुरल ट्रीटमेंट्स भी करो। ये तो एक आपको राह मिली है, उस पर चलना है। बच्चे को जीवन का मानक मत बनाओ। ये आज से 100-200 साल पहले होता था, मेरा बच्चा मेरी कहानी लेकर आगे बढ़ेगा। अबे तेरे मरने के बाद तेरा बच्चा कौन है, बाप कौन है, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तुझे तो बिल्कुल भी नहीं। एक और बात ऐड करूंगा कि आपका जब बच्चा होगा, अगर आपको बच्चा करना है तो उसको बचपन से इंडिपेंडेंट बनाना, और आप दोनों भी कोशिश करना एंड तक इंडिपेंडेंट रहो, क्योंकि यहाँ पे एज का मिसमैच होता है। वो जवान हो रहा होगा, आप बूढ़े हो रहे होगे, आपको हेल्थ की ज़रूरत होगी, हेल्थ सपोर्ट की ज़रूरत होगी, उसको करियर में हर चीज़ में आपके बैकअप की ज़रूरत होगी। तो उसको थोड़ा ज़्यादा इंडिपेंडेंट बनाओगे, वो ज़रूरत कम होगी। खुद ज़्यादा इंडिपेंडेंट रहोगे, उसको कम से दोगे, कम दुख दोगे। एक मैरिज कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, अजीब सा टर्म है। एक आपकी आपसी रूल बुक हो, या तो शादी से पहले बना लो या शादी के जस्ट बाद बना लो। पैसे कैसे खर्च होंगे, तरीका लिख लो, आपस में डिसाइड करके प्रेम पूर्वक। हाउस वर्क कैसे डिवाइड होगा लिख लो, किसने क्या क्या करना है। कोई भी झगड़ा हो गया, माफ़ी कैसी मांगी जाएगी, झगड़ा कभी भी अगले दिन तक नहीं जाना चाहिए। गुस्सा हो गया, अगर एक इंसान बहुत गुस्से में है, दूसरा इंसान कैसा रिएक्शन देगा, सुन लेगा। इस तरीके की बेसिक बातें लिख लो, रूटीन वाली। अगर ये थोड़ा सा भी याद रहेंगे ना, बहुत काम आएंगे। थोड़ी बचकानी सी बात लगेगी, पर करोगे तो बहुत फ़ायदा होगा। दोस्तों, एक एज के बाद ना रिलेशनशिप बहुत सुंदर हो जाती है। आप खिले हुए फूल हो, आपको उस रिलेशनशिप का असली आनंद लेना है। When it's about sex, it's just about sex. When it's about attraction, it's just about the face or looks. यहाँ आप कंपेनियन देख रहे हो, जीवन भर का साथी देख रहे हो, एक्चुअली साथी। हर दिन एक दूसरे को समय दो। डिसाइड करो जब आप फ्री होते हो, डिनर एक साथ करना ही करना है, या सुबह की चाय एक साथ पीनी ही पीनी है, इवनिंग वॉक पर एक साथ जाना है, हर हफ्ते एक बार डिनर पर एक साथ जाना है, 2-3 महीने में एक कपल ट्रिप आपको करना ही करना है, शाम को काम से लौटकर एक दूसरे का दिन पूछना है, एक दूसरे को हक करना है।
बर्थडेज पर क्या करना है, ऐसे अपने ना एक रिचुअल्स बनाओ जो आपको जोड़े, हमेशा साथ रखें। ये छोटी छोटी आदतें हैं पर ये रिश्ते को बहुत मजबूत बनाती हैं। सॉलिटेयर देना नहीं, फॉरेन हॉलीडे डेस्टिनेशन नहीं, ये चीज़ें रिश्ते को खास बनाती हैं, मजबूत बनाती हैं। कभी भी एक बार में एक से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट नहीं पिक करना, एक से ज़्यादा लड़ाई पिक नहीं करनी, एक से ज़्यादा मैटर नहीं उठाना। जहाँ एक मैटर चल रहा है लड़ाई का, पिछला कोई मैटर आगे नहीं आएगा। आपस में पैसों की लड़ाई चल रही है, उसमें तुम्हारी माँ ने पिछले महीने आकर मुझसे क्या बात बोली थी, नहीं छेड़नी। 4 महीने पहले छुट्टियों पर जब गए थे बाहर, क्या लड़ाई हुई थी, नहीं छेड़नी। क्योंकि जहाँ टॉपिक्स लड़ाई के मिल जाते हैं ना, वो एक बहुत बड़ा गोला बन जाते हैं, फिर उसका कोई हल नहीं होता, कोई एंड नहीं होता, वो बढ़ते चले जाता है। तो एक बार में एक इशू को रिजॉल्व करो। सॉल्व वन प्रॉब्लम एट वंस, वन डे वन इशू। अगर आपको अपनी भड़ास भी निकालनी है तो अपने पार्टनर को बोल दो ना यार कि मैं बहुत गुस्से में अपनी भड़ास निकाल रहा हूँ, सुन ली। और अगर आपका पार्टनर आप पर भड़ास निकाल रहा है तो समझो ये भड़ास एक एक शब्द को दिल पर नहीं लेना। लेट मैरिज का जो एक सबसे बड़ा गोल होता है, एक इंपॉर्टेंट गोल होता है, वो है कोई ऐसा इंसान ढूंढना जिसकी अलग आदतों को, जिसके डिफरेंसेस को आप प्रेम पूर्वक संभाल पाओ, समझ पाओ, जिसके साथ आप जीवन भर की एक शेयर्ड विजन बना पाओ, शेयर्ड वैल्यूज बना पाओ। अगर आपकी लेट 30s में शादी हो रही है ना, तो ये मत पूछो खुद से क्या मैं बहुत देर हो गया, क्या मुझे बहुत देर हो गई है। खुद से ये पूछो क्या मैं आज भी इतना फ्लेक्सिबल हूँ एक ऐसा जीवन बनाने के योग्य जहाँ पर 2 लोग मिलजुल कर रह पाएँ, दूसरे की आदत को अपना पाऊँ, अपनी आदत को बदल पाऊँ, जहाँ दोनों लोग सेफ महसूस कर सके, खुश रह सके। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।